हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। मेरे साथ बने रहिए, पूरा मज़ा आएगा। शुरू से लेके लास्ट तक कहानी भी सुनने को मिलेगा और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो तो बनेगा ही बनेगा, इतना तो गारंटी है। तो कहानी के साथ आंसर हम क्वेश्चन हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। उसी का एक कड़ी है गुलाम वंश, उसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होती है, इसका टाइम टेबल 1206 ईस्वी से कब तक, 1526 तक। 1206 में क्या हुआ था, तो 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। जब 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो 3 महीने के बाद ऐबक दिल्ली पर अपना तुर्क सत्ता स्थापित करता है। अच्छा, 1526 में क्या होता, तो जो लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था, उसके ऊपर कौन आक्रमण करता है, बाबर। और पानीपत का पहला युद्ध, जो कि आपको याद ही होगा, 1526 में हुआ था, तो उस पर जीत दर्ज करता है बाबर और एक नया वंश मुग़ल वंश का स्थापना करता है। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले दिल्ली सल्तनत को पढ़ लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड हम लिख चुके हैं, 1206 से 1526 के बीच का टाइम टेबल जो है दिल्ली सल्तनत के हिसाब से है। ठीक है, तो कभी कभी इसके क्रम में पूछा जाता है कि पहले क्रम में सजाइए कि कौन कौन से वंश पहले पहले आए। तो पहला तो सबको याद है गुलाम वंश, जिसको ममलुक वंश भी बोलते थे। ठीक है, उसके बाद कौन सा वंश आएगा, खिलजी वंश। उसके बाद कौन सा वंश आएगा, तो तुगलक वंश। उसके बाद कौन सा वंश आएगा, सैयद वंश। उसके बाद कौन सा वंश आएगा, तो आपका लोदी वंश। तो तुगलक वंश में हम लोग फिरोजशाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन में के बारे में पढ़ेंगे हम खिलजी वंश में। ठीक है, लोदी वंश में हम लोग अगर उसको खंगालें तो इब्राहिम लोदी, बहरौल लोदी और सिकंदर लोदी सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सैयद वंश में हम लोग खिलजी खां के बारे में जानेंगे। तो ये कभी कभी क्रम पूछता है, तो क्रम आप लोग याद रखिएगा कि गुलाम वंश जो था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक जो चला था वो था गुलाम वंश। कितना साल तक गुलाम वंश राज किया, तो 84 वर्ष तक। ठीक है, खिलजी वंश कब से कब तक राज करता है, तो 1290 से 1320 तक। ठीक है, कितना वर्ष, 30 वर्ष तक। तुगलक वंश देखिए कब से कब करेगा, 1320 से 1414 ईस्वी तक। कितना ईयर्स राज करता है, 94 ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा जो राज किया है दिल्ली सल्तनत में कौन सा किया है, तो तुगलक वंश। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वंश दिल्ली में सबसे ज़्यादा राज किया है, तो दिल्ली सल्तनत में तो तुगलक वंश आप टिक लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद सैयद वंश देखिए 1414 से 1451 ईस्वी तक, 37 वर्ष तक राज करता है। उसके बाद हम लोग लोदी वंश को देखेंगे जो 1451 से 1526 ईस्वी तक करेगा राज। ठीक है, कितना वर्ष तक, 75 वर्ष तक। तो इस सब को हम धीरे धीरे देखेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, तो गुलाम वंश में हम लोग एक नए शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि 1206 से 1210 तक राज करता है। ठीक है, यानी कि 4 वर्ष तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, देखिए 15 मार्च 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है खोखर जाति द्वारा, ठीक है, तब मोहम्मद गोरी का जो भतीजा होता है गयासुद्दीन महमूद, वो गजनी का शासक नहीं बनता है। और गोरी का कोई पुत्र था भी नहीं। तो गोरी के जितने भी गुलाम थे, जैसे अल्दोज, ख्वाजा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें मोहम्मद गोरी के राज को बांट दिया जाता है। तो जो सबसे बड़े थे यल्दोज, उसको गजनी और मध्य एशिया मिलता है। ठीक है, ख्वाजा तो यल्दोज को क्या मिला, मध्य एशिया गजनी। उससे आगे हम लोग आएंगे तो ख्वाजा को क्या मिलेगा, सिंध मुल्तान। उससे आगे आएंगे हम, जो भारत का प्रदेश होता है, मतलब पंजाब आपका हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब क्षेत्र कौन किसको मिलता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं। देखिए, भारत में जो तुर्क राज का संस्थापक माना जाता है वो ऐबक को माना जाता है, और दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना करता है वो ऐबक ही करता है। तो ये भी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए ऐबक को 3 काल में हम लोग पढ़ेंगे बांट के। 1192 से 1206 ईस्वी में गोरी के सहायता के रूप में कार्य करता है ऐबक, कि गोरी जैसे तराइन का प्रथम युद्ध में भाग लिया, गोरी के साथ द्वितीय युद्ध में भाग लिया। उसके बाद चंदावर का जब 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ था जयचंद्र के खिलाफ, तो उसमें भी भाग लिया ऐबक, ठीक है। तो गोरी के सहायक के रूप में कार्य करता है। 1206 से 1208 में जो काम करेगा वो यल्दोज और क़्वाबजा से संबंध स्थापित करने के चक्कर में, कि यल्दोज तो जो था वो हमेशा सोचता था कि हम गजनी के जो शासक हैं तो मेरा अधिकार जहाँ तक गोरी का था वहाँ तक होगा, ठीक है। और क़्वाबजा भी कभी कभी दिल्ली पर अपना अधिकार समझता था, तो इस पे अपना संबंध स्थापित करेगा ये दोनों से, ठीक है। अब 1208 से 1210 में जब ये क्या करेगा, स्वतंत्र सेनापति के रूप में कार्य करेगा। जब ये महमूद के जो भतीजे होते हैं, मोहम्मद गोरी के भतीजे होते हैं गयासुद्दीन महमूद, उससे क्या करता है, दास्ता मुक्ति पत्र लेगा और स्वतंत्र सेनापति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश इसको इसलिए हम कहते हैं काहे कि ऐबक को खरीदा गया था। कौन खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बाद ऐबक भी खरीदेगा इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश बलबंद को खरीदेगा। तो इस तरह से इस लोग को हम लोग गुलाम वंश कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ इतिहासकार कहता है कि नहीं, ये ममुलक वंश था। क्यों? तो गुलाम वंश और ममुलक वंश में आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए। गुलाम मतलब होता है कि जैसे हम तो गुलाम हैं ही और मेरे माता पिता भी किसी के गुलाम थे, तो हम लोग गुलाम वंश हो गए, ठीक है। ममुलक वंश इसलिए कहते हैं कि हम तो गुलाम हैं लेकिन मेरे माता पिता स्वतंत्र थे, तो इसीलिए इसे ममुलक वंश कहा जाता है। कि ऐबक सब तो गुलाम था, इसे तो खरीदा गया था, लेकिन इसके माता पिता तो स्वतंत्र थे, तो कुछ इतिहासकार इसे ममुलक वंश कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी जाति का था, और इल्तुतमिश जो था वो इलवरी तुर्क था, बलबनी तुर्क था, अफ़गानी वाला तुर्क, तो भी लेकिन इतिहासकार इस सबको गुलाम वंश के ही श्रेणी में लेता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब ऐबक भारतीय क्षेत्र का शासक बनता है, तो यल्दोज जो गजनी का शासक रहता है वो क्या करता है, गोरी पे किस पे, ऐबक पे आक्रमण करता है पंजाब साइड में। तो ऐबक क्या करेगा, तो यल्दोज को परास्त कर देता है, हरा देता है युद्ध में। और लाहौर, देखिए यल्दोज की जो गोरी के मरने के 3 महीने के बाद 25 जून 1206 को लाहौर में अपना राज यहीं से चलाता है। कहाँ से? लाहौर से। तो लाहौर से ही अपना राज चलाता है कौन? इसी राजधानी बनाता है लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक का, वहीं से सत्ता चलाएगा, ठीक है। तो देखिए जब यल्दोज आक्रमण करता है पंजाब के साइड में, तो यल्दोज को हरा देता है। तो यल्दोज को हरा दिया तो गजनी तो खाली हो गया। तो गजनी के कुछ जो वहाँ के नागरिक थे, वो प्रजा, वो ऐबक को बोलता है कि यहाँ पे राज कीजिए। तो ऐबक जाता है वहाँ राज करने के लिए, लेकिन ऐबक से वो लोग परेशान हो जाते हैं। और ऐबक भी देखता है कि यल्दोज सेना लेके गजनी के सीमा में आ गया है, तो ऐबक वहाँ से लाहौर ही चला आता है और लाहौर में ही शासन करने लगता है। ये मात्र 40 दिन तक गजनी पे राज करता है, ठीक है। और यल्दोज को भी बहुत दिक्कत था, क्या है कि उधर जो ईरान इराक के साइड में ख्वारिज़मी वंश था, वो बार बार गजनी पे आक्रमण का डर था उससे, क्या कि उसका बहुत विस्तृत क्षेत्र था ईरान इराक की तरफ। ख्वारिज़मी से हमेशा डर बना रहा था गजनी को। उसके बाद देखिए, अच्छा, ऐबक को गोरी ने निशापुर के एक काजी थे, ठीक है, अजीज कुफी, ऐबक को खरीदता है, ठीक है। ऐबक को खरीदता है और बहुत अच्छे से इसको, मतलब क्या कहते हैं, अच्छे से ज्ञान देता है, अच्छा शिक्षा देता है, युद्ध की नीति सिखाता है, कुरान पढ़वाता है। तो आप बताइएगा कि कोई किसी को खरीद के इतना सब कुछ काहे करवाता है? इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ अगर हम किसी गुलाम को कराएंगे तो वो जितना शक्तिशाली रहेगा, जितना शिक्षित रहेगा या जितना योग्य रहेगा, तो उसको बेचने पे हमें उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग दास को बहुत अच्छे शिक्षित देते हैं। तो वो बचपन में ही इतना अच्छा कुरान गाता था, इतना सुरीला से बोलता था कुरान से कि उसे कुरान खा की
के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं कभी हम लिखे हैं कि इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुरान बहुत सुरीले से ये गाता था। तो अजीज कुकी के मरने के बाद उसका पुत्र क्या करता है, ऐबक को बेच देता है और गोरी इसे खरीद लेता है, ठीक है। गोरी इसे खरीद लिया। तो जब ये शासन करना प्रारंभ करता है तो ये सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, जबकि 1208 में ऐबक को जब वो पराजित कर देता है तो भी वो दास्ता से मुक्त होता है, लेकिन सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है। जब सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है तो ये ना तो अपना नाम का सिक्का चलवाता है और ना तो खुतबा में अपना नाम लिखवाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सुल्तान की उपाधि ये नहीं लेता है। मलिक एवं सिप सलाहकार की पदवियां धारण की, मतलब कि मलिक और सिप सलाहकार के ही नाम, मतलब हम किसी के सहायता के तौर पर ही कार्य करता है, पूरा भारत में राज्य करता है ये। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसे लाख बख्श या हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई है। लाख बख्श इसे इतिहासकार कहते हैं कि ये बहुत दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा गया है और हातिम द्वितीय कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे 1206 1208 में क्या करता है, यल्दुज और क़्वाबजा से संबंध स्थापित करता है। क्या करता है, यल्दुज अपनी एक बेटी का शादी करता है क़्वाबजा से, और एक बेटी का शादी कर देता है किससे, कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, अपनी एक बहन का शादी कर देता है क़्वाबजा से, और अपने एक बेटी का शादी कर देता है इल्तुतमिश से, ठीक है। इस तरह वो और इल्तुतमिश से शादी करके इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बना देगा। इस तरह से वो अपने स्थिति को मजबूत करेगा, और जो इसके कुछ जो राजपूत इसके इलाके को छीन लिए थे इससे, उसको वो नहीं जीतना चाहता है, और जितना इसके पास क्षेत्र बचा है उसी को ये अच्छे से दृष्ट करता है, मजबूती प्रदान करता है। आगे हम देखते हैं इसका निर्माण कार्य से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए, दिल्ली में इसने कुतुब मीनार का आधारशिला रखा था, ठीक है। तो किसके एवज में, एक सूफी संत थे ख्वाजा बख्तियारजी काकी, ठीक है। इसी के नाम पे कुतुब मीनार दिल्ली में स्थापित किया था। अफगानिस्तान पे एक जो इसी तरह टाइप का था, तो उससे प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार के लिए कुतुब मीनार का स्थापना कराता है। हालांकि कुतुब मीनार का आधारशिला रख पाया, और इसकी दूसरी से चौथी मंजिल तक कौन बनवाता है, इल्तुतमिश इसका पूरा निर्माण कार्य पूरा करता है। तो कभी कभी कुतुब मीनार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुब मीनार बलुआ पत्थर से बनाया गया, इसका आधारशिला कौन, ऐबक ने बनवाया। इसका दूसरी से चौथी मंजिल तक, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल कौन बनवाया, इल्तुतमिश बनवाया। और पांचवी मंजिल कौन बनवाता है, तो फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, इसके जो फुल पे नक्शा कसी क्या होता है कुतुब मीनार पे, इस पर 4 सुल्तान का नाम है। तो 3 तो यही हो गए, ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, चौथा सिकंदर लोदी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछेगा। और जब जहाज से देखिएगा तो कुतुब मीनार 14 पंखुड़ी वाले फूल की तरह दिखाई देता है। अच्छा, एक और निर्माण करवाता है, जैन मंदिर को तोड़ के ही दिल्ली में ये क्या करता है, कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता है। कहाँ, दिल्ली में। तो ये भारत में पहली मस्जिद रहती है, ठीक है। भारत में पहली मस्जिद कौन बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ पे, जैन मंदिर को तोड़ के कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के नाम से, ठीक है। उसके बाद सरस्वती विद्यालय तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है अजमेर में। तो अजमेर का स्थापना कौन किया था, इससे पहले हम भी बता चुके थे, जो चौहान वंश का एक थे अजय राजा, उन्होंने अजमेर को स्थापित किया था। आपका रिपीट हो गया, रिवाइज। और बिगड़ी राज जो चौथा था, वो क्या किया था, संस्कृति विश्वविद्यालय बनाया था। इसी को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एग्जाम में पूछेगा आपको, कभी कभी बीपीएससी में भी पूछ देता है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, झोपड़ा है या सभागार है या मस्जिद है, तो क्या है, तो ये एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद है। कहा जाता है कि 2.5 दिन में बन गया था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 ईस्वी में पोलो, जो घोड़े में बैठ के खेलते हैं चौगान, वो खेलते वक्त घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु हो गया। इसका मज़ार कहाँ है, तो लाहौर में इसका मज़ार है, ठीक है। इसके जो दरबारी कवि थे वो थे हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। कुतुब ऐबक से आप लोग क्या क्या याद रखिएगा
कि पहला सुल्तान था जो कि सुल्तान की उपाधि, पहला मतलब शासक था जो कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, ठीक है। उसके बाद इसने कुतुब मीनार का आधारशिला रखा, दिल्ली में कुतुबुद्दीन जामा मस्जिद बनवाया, इस्लाम मस्जिद बनवाया, उसके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है। और कौन से शासक का पोलो खेलते वक्त मृत्यु हो गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। और इसके इतिहासकार कौन थे? हसन नियामजी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर, ठीक है। इतना कम से कम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये ना तो खुतबा चलाया ना सिक्का चलाया, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं आराम शाह के बारे में। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा कि ऐबक के बाद कितने शासक बने, ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में कितने शासक थे? तो आपको हमेशा कहना है 1, ठीक है। आज तो आप नाम भी जान गए हैं कि बारहम शाह थे। तो कुतुबुद्दीन के बाद उसका बेटा आराम शाह शासक बनता है, ठीक है। कब? 1210 ईस्वी में। ये केवल 8 माह ही शासन करता है। क्यों? ये तो नवयुवक रहता है लेकिन अयोग्य रहता है। जब अयोग्य रहता है, जो वहाँ पे तुर्क सरदार सब थे वो क्या करते हैं, इल्तुतमिश को आग्रह करते हैं, जो कि बदायूं के सूबेदार, अब बदायूं उस टाइम में बदायूं का सूबेदार होना बहुत शक्तिशाली माना जाता था, तो उसे बोलता है कि आइए आप शासन कीजिए, ठीक है। तो ये केवल 8 महीना तक शासन किया। बस इसके बारे में इतना ही जानना है, इसके बारे में आज ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इल्तुतमिश को कौन खरीदा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किससे खरीदा था? तो अदब से 1 लाख जीतल में खरीदा था, ठीक है। और इल्तुतमिश क्या था? ये एक इलवरी तुर्क था जिसे हम शमसनी वंश भी बोलते थे, ठीक है। इलवरी तुर्क था ये। शासक बनने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था, हम इससे पहले भी बता चुके हैं, बदायूं का सूबेदार था। देखिए जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठेगा, इल्तुतमिश, इसके पास बहुत तरह से दिक्कतें पेश आएगी। यल्दोज जो जीवित था वो सोचता है दिल्ली पर आक्रमण करे, ख्वाबजा सोचता है दिल्ली पर आक्रमण करे। उसके बाद चंगेज़ खां का आक्रमण रहता है। चंगेज़ खां के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत क्रूर था वो चंगेज़ खां, बहुत ज़्यादा। उसका अगर टॉपिक पढ़ाने के लिए मिल जाए तो सोचिए कि उस पर तो फिल्म बनाया गया है चीन तरफ, ठीक है। मंगोल थे जो कि बहुत क्रूर थे। कहा जाता है कि वो तो पानी का पूजा करता था और प्राकृतिक का पूजा था, इसलिए वो लोग पानी कम खून ज़्यादा पीता था और नहाता नहीं था। तो चलिए हटाइए, हम लोग के इलाके में नहीं आया तो उसके बारे में उतना जानना नहीं है हमको, क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। तो वैसे क्रूर से हम लोग का रक्षा किया, ठीक है। उसके बाद बंगाल का जो सूबेदार अली बर्दी खान था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। अब बंगाल को सबसे पहले कौन जीता था? जो बाहरी इलाके जो तुर्की थे, बख्तियार खिलजी, तो उसका विद्रोह था, कुछ राजपूत शासक का विद्रोह था। तो ये सब चीज़ का से निपुण होके और एक टाइप से दिल्ली का वास्तविक शासक जो कहा जाता है, इल्तुतमिश को बोला जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया? लाहौर से शासन कर रहा था। इल्तुतमिश क्या करेगा? दिल्ली से शासन करेगा, दिल्ली को अपना राजधानी बनाएगा और दिल्ली से शासन करना प्रारंभ करेगा, ठीक है। तो शासक पहले बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसको? गुलाम वंश का इल्तुतमिश को, ठीक है। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए जब इसको यल्दोज आक्रमण करता है, तो आप लोग ट्रायन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध सुने होंगे। तृतीय युद्ध कौन कौन लड़ता है? यल्दोज और इल्तुतमिश। यल्दोज कौन? वही गजनी का शासक, वो आक्रमण करता है इल्तुतमिश पर। इल्तुतमिश उसे लड़ता है और युद्ध में पराजित करता है यल्दोज को और मार देता है, ठीक है। उसके बाद यल्दोज का तो काम ख़त्म। उसके बाद ख्वाबजा को देख लेते हैं। ख्वाबजा को क्या करता है कि 1217 में ख्वाबजा से युद्ध करता है, ख्वाबजा को भी पराजित कर दिया। ख्वाबजा क्या करता है? जाके शरण ले लेता है भक्खर में, जाके भक्खर का एक किला होता है सिंध में, वहाँ पे जाके शरण लेता है। अब 1228 ईस्वी में, 1217 ना, 1228 ईस्वी में उसे एक संधि के लिए वो सिंध पर आक्रमण करता है। इल्तुतमिश उसे संधि के लिए कहता है, नहीं मानता है, और इस गिलानी से ख्वाबजा क्या करता है? सिंधु नदी में आत्महत्या कर लेता है डूब के। देश को भी विवश कर दिया।
उसके बाद 1221 में चंगेज़ खां आक्रमण करता है। कहाँ पे? तो सबसे बड़ा शासक था कौन? ख्वारिज्म, जो कि गजनी को खुद परेशान करता था। उसको परेशान करने के लिए आ गया कौन? मंगोल शासक चंगेज़ खां। चंगेज़ खां ख्वारिज्म शासन का पीछा करता है। उस समय उसका शासक रहता है जलालुद्दीन मलबर्नी, ठीक है, मलबर्नी उसका शासक रहता है। वो क्या करता है? वहाँ से भागता है और शरण लेने के लिए सहायता मांगता है इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश उसका शरण नहीं देता है बिल्कुल भी, और सोचता है अगर दूरगामी सोच दृष्टि का था कि इसको अगर शरण देंगे तो चंगेज़ खां का कहर हमको सहना पड़ेगा, और हो सके चंगेज़ खां के सामने नहीं भी टिक सकता था इल्तुतमिश। तो लेकिन ये और इसे चंगेज़ खां इस स्थिति को देखकर कि सहायता नहीं दिया, वो अपना उधर ही लौट जाता है। सिंध तक आता है, सिंध की तरफ से ही लौट कर वो चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह मनबर्दी खान का वो सपोर्ट, मलबर्नी का सपोर्ट नहीं करता है इल्तुतमिश। इस तरह भारत को रक्षा करता है एक बाहरी आक्रमण क्रूरता से। और ये क्या करता है कि जो इसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में जो सरदार सब थे, जो बड़े बड़े पद पे थे, उसको हटाता है, सावंत सब को, और अपने जो इसके दास होते हैं जिस पे इसको पूरा विश्वास होता है, उसको क्या करता है? एक 40 दल ए 40 का गठन करता है। और उस सब में किसको नियुक्त करता है? देखिए, दल ए 40, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा दल ए 40 का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। और इस पर किसको बैठाता है? अपने दास को, जो इसका विश्वसनीय था, ताकि मेरा स्थिति सुदृढ़ रहे। अच्छा, इक्ता भी चलाता है। ये इक्ता क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना जगह को, और इस पे शासन करने वालों को इक्तादार बोला जाता था। और इक्ता क्या है? एक अरबी शब्द है। बाद में आप सुनिएगा कि अकबर के टाइम में कि वो मनसब चलाता है, वो एक फारसी शब्द था। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और वहाँ पे एक आदमी को नियुक्त कर देता है। उसे बोलता है कि आप गांव से कर्ज लीजिए, राजस्व लीजिए और अपने हिस्से का रखिए, बाकी मुझे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह वो प्रशासन चलाता है। तो इक्ता के रूप में छोटे छोटे बांट देता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? सीधा जो अब्बासी खलीफा होते हैं, जो इराक के बगदाद में शासन कर रहे होते हैं, तो उससे क्या करता है? ये डायरेक्ट सुल्तान की उपाधि धारण करता है। उस समय खलीफा आता है बल्लीदर, ठीक है। उससे क्या करता है? वो उपाधि लेता है, ठीक है, सुल्तान की। और दिल्ली का पहला शासक जो कि सुल्तान की उपाधि धारण करता है, कौन? इल्तुतमिश। उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण किया तो अपना नाम भी खुतबा में लिखवाएगा और सिक्का भी चलाएगा। तो सिक्का क्या? शुद्ध अरबी के सिक्के चलाते हैं 175 ग्राम के, जिसको टाका बोला जाता है, ठीक है। टाका क्या हुआ? टांका ये चांदी के चलाते थे, टांका, ठीक है। और जीतल जो होता था तांबे का चलाया। तो 2 सिक्का चलाया, टांका और जीतल, ठीक है। अंतिम इसका अभियान बमियान के खिलाफ रहता है। अब बमियान किसके नाम से हम लोग जानते थे? कि बुद्ध का सबसे ऊंचा मूर्ति था, जिसे तालिबान ने तोड़ दिया था। तो बमियान के खिलाफ इसका अंतिम आक्रमण होता है। सोचता वहाँ जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है और वापस लौटता है दिल्ली में, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1236 में इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाएगा। इसका देखिए टाइम टेबल भी 1210 से 1236 तक रहा। तो 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका मकबरा कहाँ है? तो महलौली में इसका मकबरा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है? बदायूं में, जहाँ पे का पहले ये सूबेदार था, वहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण करता है। और दिल्ली में शमसी ईदगाह का निर्माण करता है। और इसका एक पुत्र इसके जीवन काल में ही मर जाता है। तो पुत्र के याद में दिल्ली में ही ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश से आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? वास्तविक संस्थापक दिल्ली का इल्तुतमिश। दल चालीसा का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन करता है गठन? तो इल्तुतमिश। इक्ता कौन लागू करता है? तो इल्तुतमिश। अरबी का सिक्का, चांदी का टांका और जीतल का सिक्का कौन चलवाता है? जो तांबे का होता है, इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो इल्तुतमिश, ठीक है। इसका अंतिम अभियान बमियान के खिलाफ, ठीक है। और अपने पुत्र की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया कहाँ? दिल्ली में। बस इतना क्वेश्चन जानना है। इसके बाद इसका तो बेटा तो मर ही गया था, जिसके याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाता है। तो इसकी एक दास पत्नी रहती है, उसका एक बेटा रहता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह,
ठीक है। उसकी माँ के प्रेशर चालबाजी से ये गद्दी पर बैठता है 1236 में, ठीक है। 1236 में ये गद्दी पर बैठता है। उसकी माँ क्या करती है, इसका इल्तुतमिश का एक और पुत्र होता है, उसको अंधा करा के मार देती है, ठीक है, और इसको गद्दी पर बैठाता है, ठीक है। तो ये लेकिन विलासतापूर्ण था जीवन इसका, ये अयोग था। तो इससे जो 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 शासक होते हैं, जो प्रजा सब, वो असंतुष्ट रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। तो ये एक बार बाहर जाता है किसी काम के लिए, और इससे पहले इल्तुतमिश मरने से पहले रजिया सुल्तान के अपने जो एक सिक्का चलाया था उसमें रजिया सुल्तान को भी अंकित कर दिया था। अब कहा जाता था कि मेरे बाद रजिया सुल्तान भी शासक बनेगी। तो इस कारण से भी रजिया सुल्तान के मन में था कि हम शासक बने। तो इल्तुतमिश एक आक्रमण के लिए बाहर जाता है फिरोज शाह। तो रजिया प्रजा के पास जाती है, खुले तौर पे आह्वान करती है कि मैं प्रजा के हित में कार्य करूंगी, और मैं प्रजा के हित में कार्य नहीं करूंगी तो आप मुझे जब चाहे तब मार दे। तो इस तरह से जनता से आह्वान करती है, और जनता से आह्वान, जनता से मत प्राप्त करके पहला शासिका बनने वाली कौन, रजिया सुल्तान, ये महिला होती है। और पहली महिला जो कि सुल्तान के रूप में गद्दी संभालती है वो कौन कहलाती है इतिहास में, रजिया सुल्तान। बाद की पहली महिला जो शासिका बनी तो रजिया सुल्तान, ठीक है। और जनता का पूरा सपोर्ट लेके बनने वाली शासक या शासिका कौन, रजिया सुल्तान, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, जैसे ये सुल्तान बनता है तो जो तुर्क रहते हैं, जो उस समय के तुर्क थे, जो वहाँ से आए थे, और कुछ यहाँ के जो तुर्क थे उसे गैर तुर्क बोलते थे। तो जो तुर्क थे वो इसके खिलाफ हो जाते हैं रजिया के। तो रजिया सबसे पहले क्या करता है, एक प्रधानमंत्री आता है जुनैदी, जुनैदी को सबसे पहले हटाता है कि तुम हटो, और हम एक और गैर तुर्क को ज़्यादा संगठित करता है। तो इससे भी वहाँ के जो तुर्क थे, जो पहले पहले गद्दी पे थे, वो सब नाखुश हो जाते हैं कि ये गैर तुर्क को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, जो तुर्क नहीं थे उसको ज़्यादा अहमियत दे रहा है। और एक गैर तुर्की थे दक्षिण अफ्रीका के, याकूत, मलिक याकूत, उसको क्या करता है, एक अमीर आखुर का पद दे देता है। अमीर आखुर का पद क्या होता है, अश्वशाला का प्रधान। तो ऐबक भी कभी अश्वशाला का प्रधान हुआ करता था गोरी के टाइम में, ऐबक भी, तो वही प्रधान आता है। कभी कभी कोई इतिहासकार कहता है कि रजिया सुल्तान का याकूत से प्रेम संबंध था, काहे कि जब कभी भी रजिया सुल्तान का चढ़ती थी घोड़े पे, याकूत के हाथ पे सहारा लेके ही चढ़ती थी। आखिर जो भी हो, उसके बाद क्या करता है कि इसके टाइम में भी एक चंगेज़ खान आक्रमण करता है, ठीक है। और ख्वारिज्म का एक शासक रहता है हसैन कलगुर्ग, ठीक है, हुसैन करलुग, उसको भी ये भी सहायता नहीं देती है, अपने पापा की तरह ये भी सहायता नहीं देती है उसको भी। इस तरह ये भी झंझट मोल देती ही नहीं है। और पर्दा प्रथा त्याग कर, यानी कि पर्दा उर्दा त्याग कर, और टोपी कुल, जिसको देखिए यहाँ कुल्हा, जिसको कोट बोलते थे, कुल्हा, कुल्हा, टोपी, कोट और टोपी पहन के आती है शासन करने के लिए। तो कितना जो वहाँ तुर्क थे उसको अच्छा नहीं लगता है कि एक स्त्री होके कि स्त्री के अधीन कार्य करना उस लोग को अच्छा नहीं लगा। दूसरा कि इर्द बिना, इस्लाम में तो पर्दा प्रथा बहुत जरूरी है, बिना पर्दा के टोपी और कुल्हा कोट पहन के राज करने वाली या शासिका शासन करने वाली, तो ये सब तुर्क को नहीं देखा गया, ठीक है। और इसके विरुद्ध षड्यंत्र होना शुरू होता है, तो जो भटिंडा के जो होते हैं सूबेदार यतगीन, और एक बदायूं के जो सूबेदार होते हैं अल्तुनिया, ये सब विद्रोह करते हैं, ठीक है। तो ये सब विद्रोह करते हैं, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं मुजाहिबुद्दीन, ये क्या करता है कि याकूत की हत्या कर देता है, ठीक है। याकूत की हत्या कर देगा कौन, तो मुजाहिबुद्दीन जो प्रधानमंत्री था उसका हत्या कर देता है। अब लगता है, और मुजाहिबुद्दीन क्या करेगा, बहरम शाह को गद्दी पर बैठा देगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि गद्दी पर बैठा दिया किसको, बहरम शाह को। तो बहरम शाह को जब गद्दी पर बैठा दिया
तो यतगिन अल्तुनिया सोचा कि अब तो बंटवारा होगा, क्या कि बरहम शाह बना है गद्दी पर बैठा है तो, ठीक है। तो बरहम शाह क्या करता है, एक नया पद निकालता है, नायब मलिकत का, नायाब ए मलिकत का एक पद निकालता है जिसको प्रधानमंत्री का पद बोला जाता है। वो किसको दे देता है, यतगिन को, जो कि रजिया के विरोधी थी, सब विरोध में थी यतगिन और अल्तुनिया। तो यतगिन को जब पद मिल जाता है तो अल्तुनिया विरोध कर देता है, ठीक है। अल्तुनिया विरोध कर देता है कि, और वो इसका फ़ायदा उठाकर जब एक बार रजिया आ जाती है अल्तुनिया से युद्ध करने के लिए, तो अल्तुनिया उसे पराजित कर देता है और बंदी बना लेता है। तो जब अल्तुनिया को लगता है कि हमें नायाब मलिकियत का पद नहीं मिला, और रजिया को भी आभास हो जाता है कि अल्तुनिया नाराज़ है, तो कूटनीति से रजिया अल्तुनिया से शादी कर लेता है। शादी कर लिया और दोनों मिलकर दिल्ली पर शासन करने के लिए चल देती है। तो लेकिन हार जाता है, बरहम शाह उसे हरा देता है, और पंजाब की एक जगह हो जाता है कैथल में, जो वापस लौटते वक्त रजिया और अल्तुनिया का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो इतना इसमें आपको बस क्वेश्चन ये पूछेगा, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, पर्दा प्रथा जो बिना पर्दे का आती थी रजिया सुल्तान, कोट और कुल्हा का प्रयोग करती थी रजिया सुल्तान, जनता के सपोर्ट से बनने वाली शासिका रजिया सुल्तान, ठीक है। और बस इतना सा, ये तो हमने आपको कहानी थोड़ा सा समझा दिया। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग बरहम शाह के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बरहम शाह का डिटेल तो आ ही गया, बस उसके टाइम में एक नायाब मलिकियत का पद निकलता है। तो बरहम शाह के होते हुए और छोटे मोटे राज का कुछ हम राजा का देख लेंगे विशेषता क्या है। उसके बाद बलबन को कल हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आई होप इसका 2 पार्ट बनेगा, पहला और दूसरा। उसके बाद गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक एक करके हम खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश लेके ख़त्म कर देंगे इसके, ठीक है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए।